जापानी ग्रां प्री में कितना शानदार वीकेंड था। रेड बुल ने निश्चित रूप से अपनी छाप छोड़ी। इस साल के कंस्ट्रक्टर्स चैंपियनशिप को शैली के साथ जीत लिया। घंटे का आदमी मैक्स वर्स्टापेन ने असाधारण प्रदर्शन प्रदर्शित किया। इस मौसम में उनकी सबसे प्रभावशाली जीतों में से एक उत्पन्न की। लेकिन उनके सहयोगी सर्जियो पेरेस के लिए वीकेंड इतना खुशनुमा नहीं था। अच्छी तरह से नहीं चलने वाले कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं ने उनके सेवानिवृत्ति का कारण बना, जो वर्स्टापेन की विजय के लिए एक विपरीतता थी। इस बीच चार्ल्स लेक्लेर्क फिर से फॉर्म में थे, फेरारी के लिए एक अद्भुत शो प्रदर्शित करते हुए और अपने सहयोगी कार्लोस साइंज जूनियर को पीछे छोड़ते हुए। उच्च गति के नाटक, आश्चर्य और थोड़ा निराशा का एक रोमांचक वीकेंड। बिल्कुल रोमांचक। महिलाओं और सभी श्रोताओं को हार्दिक नमस्ते। आपके होस्ट अंजो की ओर से हमेशा की तरह हम आपको फॉर्मूला 1 की दुनिया से नवीनतम और सर्वोत्तम लेकर आ रहे हैं F1 के लिए जज्बा पर। आज मेरे साथ एक वास्तविक महान टिप्पणकार विलियम शामिल हो रहे हैं, जो मेजबानी में बहुमूल्य ज्ञान लाते हैं। क्या यह सही है विलियम? बिल्कुल सही इंजो। हमेशा एक रोमांचक बातचीत के लिए तैयार। शानदार। अब याद रखें दोस्तों, यदि आप हमारे दैनिक फॉर्मूला 1 समाचार का आनंद लेते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप सदस्यता बटन पर क्लिक करें, अपनी सूचनाएं चालू करें, एक टिप्पणी छोड़ें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आपका हर समर्थन इस शो को चलते रखने में मदद करता है। मैं आपको अब बताता हूं, आज का एपिसोड वह है जिसे आप छोड़ना नहीं चाहेंगे। हमारे पास जापानी ग्रां प्री से कुछ दिलचस्प अंदाज हैं। वहां कुछ आश्चर्यजनक प्रदर्शन हुए, थोड़ा दिल टूटा और बहुत सारा उच्च गति क्रिया हुई। मैं वादा करता हूं, आप हमारे साझा करने के लिए कुछ चीजों पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए अपने कान खोले रखें। उस बात पर चलिए शुरू करें पूरी गति से। चलिए जापानी ग्रां प्री में प्रदर्शनों में थोड़ा और गहराई में जाएं, हमें नहीं। वीकेंड में पूरी तरह से मैक्स वर्स्टापेन के नाम था, जिन्होंने अद्भुत तरीके से 20-3 में से 12वां विजय हासिल की। पोल पोजीशन से लाइन तक उन्हें किसी भी चुनौती का सामना करने का खतरा कभी नहीं था। अब क्या यह एक प्रमाण है शासन का? उनकी रेस की गति कुछ कम नहीं थी और उनका सबसे तेज दौर नॉरिस के द्वारा 1 सेकंड से भी ज्यादा तेज था। वाह क्या बात है! और यह बहुत ही अद्भुत है कि वह शायद कितना ही आराम से चल रहा था। इस जीत को स्पा में अपनी विजय के साथ एक ही श्रेणी में रखना कठिन है। पूरी तरह से रोचक। बिल्कुल सही। वहीं दूसरी ओर सर्जियो पेरेस के लिए थोड़ा मुश्किल वीकेंड रहा। उन्होंने शुरुआत में सामान्य रूप से अच्छा प्रदर्शन किया, ग्रिड पर 5वें स्थान पर क्वालिफाई किया, लेकिन फिर चीजें बहुत ही बदल गईं। उन्हें रेस की शुरुआत में क्षति हुई, जुर्माने का सामना करना पड़ा और अंततः सेवानिवृत्त हो गए। वर्स्टापेन के प्रदर्शन के मुकाबले यह बहुत ही विपरीत था। वास्तव में यह बस दिखाता है कि खेल की अप्रत्याशित स्वभाव होती है, नहीं है ना? यह निश्चित रूप से करता है। मैं यह नहीं रोक सकता कि फॉर्मूला 1 में उबलती हुई एड्रेनालिन, प्रतिस्पर्धा और भावनात्मक रोलर कोस्टर के स्तर पर मेरे मन को चिंतित करे। आप क्या सोचते हैं प्रिय श्रोतागण? क्या आप इन अपडेट्स से हमारी तरह मोहित हैं? हमें जरूर बताएं, और अगर आप सामग्री का आनंद ले रहे हैं तो उस लाइक बटन पर क्लिक करना न भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद और चलिए क्रियाशीलता में वापस चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब चलिए बाकी दल की ओर बढ़ते हैं। चार्ल्स लेक्लेर्क के बारे में बात करें। फॉर्म में थोड़ी गिरावट के बाद सुजुका में लेक्लेर्क फिर से अपने रवानगी में थे। उन्होंने चौथे स्थान पर क्वालिफाई की, एक रेड बुल को भी पीछे छोड़ दिया। उन्होंने शुरुआती दौर में अपनी स्थिति बनाए रखी और एक ही दौर में अलोंसो और ओकॉन दोनों को पार करने में कामयाब रहे, चौथे स्थान पर समाप्त हुए।
हैमिल्टन से 5 सेकंड पहले। क्या आप नहीं कहेंगे कि यह एक पोडियम के लिए चुनौती नहीं कर सकने वाली कार में एक प्रशंसनीय प्रदर्शन है? बिल्कुल, यह उनकी कौशल और संकल्प की प्रमाणित है। लेकिन क्या आप हमें उनके दिलचस्प हरकतों के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं? ओह बेशक। सोचिए उनकी क्वालिफाई दौड़ को, जिसने पेरेस को धूल चटाई कर दी। या फिर ध्यान दीजिए कि उन्होंने रसेल को पकड़ा और चौथे स्थान के लिए पार किया। ये सिर्फ उनकी वापसी के चिन्ह हैं कि वे फिर से फॉर्म में हैं और अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार हैं। अब कार्लोस साइंज जूनियर की ओर आते हैं। उनकी चाल ठीक रही, छठे स्थान पर क्वालिफाई करते हुए। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें अपने सेटअप के साथ संघर्ष करना पड़ रहा था, लेकिन शुरुआत में नुकसान पाए हुए पेरेस के पीछे एक स्थान हासिल करने में कामयाब रहे और 5वें स्थान पर लेक्लेर्क के पीछे चले। उन्होंने कुछ अच्छी हरकतें की, हैमिल्टन को पकड़ा और रसेल को छठे स्थान के लिए पार किया। साइंज के लिए एक दृढ़ता की दौड़ जैसा लगता है। क्या कोई और महत्वपूर्ण प्रदर्शनकारी हैं? बेशक। चलिए जॉर्ज रसेल को एक उदाहरण के रूप में ले लेते हैं। 8वें स्थान से शुरुआत करके उन्होंने मुख्य दौड़ में अपनी जगह बनाए रखने में कामयाब रहे। हम निश्चित रूप से उनके प्रदर्शन और दूसरों के बारे में थोड़ी देर में और गहराई से बात करेंगे। लेकिन अब चलिए इस जापानी ग्रां प्री में विकसित इस उच्चतेन नाटक को खोलते हैं। चलिए अब जॉर्ज रसेल की ओर बढ़ते हैं, हमें नहीं। रसेल ने 8वें स्थान पर क्वालिफाई किया, अपने टीममेट के साथ लैप समय के मामले में बालों की पतली दूरी पर। शुरुआत में अलोंसो के पास एक स्थान खोने के बावजूद उन्होंने डेर में रहने के लिए एक डेयरिंग हरकत की, जबकि उनके चारों ओर के प्रतिद्वंद्वी पिट कर रहे थे और एक समय में दूसरे स्थान पर उछले। हालांकि वह साइंज को रोक नहीं सके, लेकिन 7वें स्थान की सुरक्षा के लिए वह काफी संघर्ष कर रहे थे। ऐसा लगता है कि रसेल ही वह फ्रंट रनिंग ड्राइवर थे जो एक स्टॉप रणनीति की कोशिश करने के लिए पर्याप्त साहसी थे। रुकिए, क्या आप कृपया स्पष्ट कर सकते हैं, एक स्टॉप रेस इतना असंभावित क्यों है? क्या आप मजाक कर रहे हैं? एक स्टॉप रेस असंभावित होना उत्पन्न होने की तरह स्पष्ट है, जैसे कि कारें ट्रैक पर घूमती हैं। ठीक है, शायद कुछ लोग हो सकते हैं जो फॉर्मूला 1 में नए हों, आपको पता है। सही बात है, लेकिन मुझे लगता है कि नए लोग अगर हम मूलभूत बातें समझाना शुरू करें तो वे तंग आकर चैनल बदल सकते हैं। विपरीत, मुझे लगता है कि यह फिर भी रुचिकर हो सकता है, चाहे यह कितना ही सीधा लगे। ठीक है, समझा लिया। हम भविष्य के एपिसोड के लिए इसे ध्यान में रखेंगे। अब पियर गास्ली की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने हफ्ते के दौरान एक अच्छी प्रदर्शन के बाद एक और पॉइंट्स फिनिश हासिल की। दूसरे प्रैक्टिस के दौरान मुख्य फ्रंट नुकसान का कारण बनने के बावजूद उन्होंने बढ़िया ढंग से बाउंड्री के लिए क्वालिफाई की थी। उन्हें समाप्ति पर ओकॉन को आगे बढ़ने के लिए 9वां स्थान छोड़ना भी पड़ा। मैंने एक अफवाह सुनी है कि गास्ली को वास्तव में पोकर के एक खेल के दौरान ओकॉन के साथ हार के हिस्से के तौर पर अपनी जगह छोड़ने के लिए कहा गया था। क्या यह सच है? अरे छोड़ो यार, यह पूरी अनुमानित बात है। याद रखें, तथ्यों की जांच करना महत्वपूर्ण है और उन्हें विश्वसनीय स्रोतों से जांचना चाहिए। फॉर्मूला 1 में वे आधिकारिक फॉर्मूला 1 वेबसाइट या ब्राजील के आधिकारिक F1 प्रसारक बैंडेरांटेस हो सकते हैं। ठीक है, माफ कीजिए। अगली बार सतर्क रहूंगा। चिंता नहीं। अब नॉरिस की ओर आते हैं। सुजुका में लगातार दूसरे पोडियम पर पहुंचकर नॉरिस ने वर्स्टापेन के सामने संघर्ष के बिना शायद वह सबसे अच्छा परिणाम हासिल किया। अपने टीममेट को फ्रंट रो पर हारने के बावजूद उन्होंने पियास्ट्री और वर्स्टापेन को प्रारंभ में पीछे छोड़ दिया और अंततः दूसरे स्थान पर समाप्त हुए। अब चलिए फॉर्मूला 1 में एक उभरते हुए सितारे ओस्कर पियास्ट्री के बारे में बात करें।
सुजुका में अपनी पहली बार रेस करने के बावजूद पियास्ट्री ने अद्भुत कौशल दिखाया। उन्होंने अपने टीममेट को पछाड़कर अग्रणी स्थान से शुरुआत की। हालांकि वे नॉरिस के साथ बिल्कुल समान नहीं रह सके, लेकिन उन्होंने अपने पहले करियर पोडियम को सुरक्षित कर लिया। फिर हमारे पास वाल्टेरी बोटास है, जिन्हें सुजुका में थोड़ी मुश्किलें आईं। यद्यपि क्वालिफाई में उन्होंने 16वें स्थान से शुरुआत की। माफ कीजिए, बाटस वास्तव में 16वें स्थान पर क्वालिफाई कर गए थे, न कि 20वें स्थान पर। ओह सही है, माफ कीजिए, मैंने गलत बोल दिया। बाटस 16वें स्थान पर क्वालिफाई कर गए थे और दुर्भाग्य से उन्हें शुरुआत में थोड़ी सी तकरार में फंसना पड़ा, जिससे उनकी कार में क्षति हुई और अंततः उन्हें रेस से सेवानिवृत्ति करनी पड़ी। उस त्रुटि को पकड़ने के लिए धन्यवाद दोस्त। कोई बात नहीं, हम सभी गलतियां करते हैं। सिर्फ यह सोचा कि सुनने वालों के लिए तथ्यों को सही रखना महत्वपूर्ण है। अब हम जो गुआनियो की ओर बढ़ते हैं। जो ने औसत प्रदर्शन किया, उन्होंने 19वें स्थान पर क्वालिफाई की और 13वें स्थान पर समाप्त किया। उनकी शुरुआत ठीक थी, लेकिन उन्हें अनसंबंधित टकराव से टुकड़ों की चोट लगी, जो उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। और इस हार के बावजूद जो ने रेस के दौरान स्थिर गति बनाए रखने में कामयाबी हासिल की। हाँ, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह उसके लिए एक स्थिर रेस थी। अब हम लांस स्ट्रोल की चर्चा करें। उनका प्रदर्शन कुछ कमजोर था। शीर्ष 10 स्थान पर समाप्ति करने की क्षमता वाली कार होने के बावजूद उन्हें इसे पूरा करने में काफी सफलता नहीं मिली। उन्होंने 17वें स्थान से शुरुआत की, लेकिन दुर्भाग्य से पीछे की पंख खराब होने के कारण उन्हें सेवानिवृत्ति देनी पड़ी। हाँ, यह स्ट्रोल के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना लगती है। हाँ, निश्चित रूप से। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि रेसिंग में ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। महत्वपूर्ण है कि आप उनसे कैसे उठते हैं। वरिष्ठ गाइड में से एक होने के कारण फर्नांडो अलोंसो ने हमें एक बार फिर से दिखाया कि वह सबसे सम्मानित ड्राइवरों में से एक क्यों हैं। हालांकि वह 10वें स्थान पर क्वालिफाई करने के बावजूद उन्होंने पहले दौर में 4 स्थान जीते और अपनी पिट स्टॉप तक शीर्ष 6 में रहे। हाँ, फर्नांडो की रणनीति और उनकी कार के प्रदर्शन को अधिकतम करने की क्षमता बहुत अद्भुत है। बिल्कुल सही। उन्होंने महान कौशल दिखाया, 8वें स्थान पर समाप्त होकर, जो प्रतियोगिता को ध्यान में रखते हुए बहुत प्रभावशाली है। अब केविन मैग्नसेन की ओर। उन्हें थोड़ी सी कठिनाइयां आई ना। वह एक तरीका है। उन्होंने 15वें स्थान पर क्वालिफाई किया था, लेकिन दुर्भाग्य से सिर्फ 12 लैप के बाद पेरेज ने उन्हें मारा। यह एक शर्म है, यह उनकी रेस को बिगाड़ दिया और उन्होंने 15वें स्थान पर एक लैप नीचे समाप्त किया। वास्तव में मैग्नसेन के लिए यह एक कठिन बाधा थी। और अंत में चलिए निको हुल्केनबर्ग के बारे में बात करें। चाहे उच्च टायर क्षय होने की चिंता हो, निको ने 14वें स्थान पर समाप्त किया। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह बिल्कुल बुरा नहीं है, लेकिन मेरे लिए आश्चर्यजनक है कि वह हार्ड टायर्स को कितनी अच्छी तरह से संचालित करते थे। आपकी क्या राय है? मैं कहूंगा कि यह उनके ड्राइविंग कौशल का प्रमाण है। टायर क्षय को संचालित करना कोई आसान काम नहीं है, खासकर कठिन परिस्थितियों में। निको ने महान संकल्प और कौशल दिखाए। अब युकी त्सुनोदा की ओर आते हैं। वह अपने घर के दरबार में प्रशंसनीय ढंग से प्रदर्शन करते रहे। 9वें स्थान पर क्वालिफाई करने के बावजूद शुरुआत में कुछ स्थानों की गिरावट हुई, लेकिन फिर भी वह 12वें स्थान पर समाप्त होने में सफल रहे। वास्तव में यह उसके लिए बहुत ही विशेष होना चाहिए था कि वह अपनी मूल भूमि पर रेसिंग कर रहे थे। हाँ, और क्या आपने पैडॉक के आसपास की चुगली सुनी है? घरेलू समर्थन के कारण त्सुनोदा इस रेस में विशेष रुचि रखने की बातें हो रही हैं। हाँ, अरे यार, यह तो एक कारक हो सकता है, लेकिन चुगली में खुद को इंगित न करें। ठीक है,
चलिए अब लियम लॉसन की ओर बढ़ते हैं। उनका प्रदर्शन पूरे सप्ताहांत तक मजबूत रहा। हालांकि उन्होंने Q3 में प्रवेश नहीं किया, लेकिन उन्होंने 11वें स्थान पर सिर्फ बिंदुओं के बाहर समाप्त करने में कामयाबी हासिल की। हाँ, लॉसन वास्तव में एक रेसर के रूप में अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे प्रतिभा को ऊपरी पंक्तियों में उभरते हुए देखना प्रोत्साहनजनक है। हमारी सूची में अंतिम ड्राइवर्स अलेक्जेंडर अल्बॉन और लोगन सार्जेंट हैं। अल्बॉन के साथ शुरू करते हैं। उन्होंने 13वें स्थान पर क्वालिफाई किया, लेकिन बोटास के साथ टक्कर के बाद परिणामस्वरूप हुए नुकसान के कारण उन्हें सेवानिवृत्ति करनी पड़ी। रेस को समाप्त करने का एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीका, क्या आपको लगता है? बिल्कुल सही। इस रेस में अल्बॉन के पक्ष में भाग्य नहीं था। वे शुरू में निश्चित रूप से एक अच्छी स्थिति में थे, लेकिन कभी-कभी रेसिंग में ऐसी चीजें हो जाती हैं। वास्तव में यह खेल का हिस्सा है। अब चलिए लोगन सार्जेंट की ओर बढ़ते हैं। मुझे कहना होगा, सुजुका में उनका काफी कठिन समय रहा। उन्होंने पिट लेन से शुरू किया था, जहां उन्हें 10 सेकंड का समय दंड था, और फिर पुनरारंभ पर उन्होंने बोटास के साथ एक और टक्कर में खुद को फंसा दिया। अंततः उन्हें सेवानिवृत्ति करनी पड़ी। हाँ, सार्जेंट के लिए यह एक कठिन सप्ताह था। बोटास के साथ उस घटना का वाकई दुर्भाग्यपूर्ण था। वह एक वादानुकरण ड्राइवर है, लेकिन यह सप्ताह उसका सबसे अच्छा प्रदर्शन नहीं था। वह निश्चित रूप से अगले रेस में मजबूती से वापस आने की कोशिश करेगा। विलियम, चलिए एक पल के लिए देखें कि ऑनलाइन फैंस क्या चैट कर रहे हैं। क्या कोई दिलचस्प बातें उठ रही हैं? अच्छा, F1 में लियम लॉसन के भविष्य पर एक जीवंत चर्चा चल रही है। उपयोगकर्ता रेसिंग फैन 96 कहते हैं, उद्धरण, बात यह है कि लॉसन ने बीते साल रिजर्विया सिम्युलेटर भूमिका के लिए सहमति दी है, जिसके बदले में रेड बुल या अल्फा टॉरी को उसे बीते साल दिया गया एक रेस सीट देने के लिए एक ठेकेदार अनुबंध का बंधन होगा। अद्यापि हाँ, यह काफी रोचक है। हाँ, और इस पर काफी प्रतिक्रिया है। उपयोगकर्ता क्रेगैज़म 2233 टिप्पणी करते हैं, उद्धरण, यह उसके लिए एक बहुत बढ़िया सौदा है। उसे ऐट में एक गारंटीय सीट मिल रही है, और अगर वह अपने प्रदर्शनों को बरकरार रखता है तो एक साल में वह पेरेज या रिक के स्थान पर आरबी में काबिज होगा। अद्यापि कुछ निष्पक्ष बातें हैं। लोग क्या और कह रहे हैं? वेल, वहां थोड़ा संदेह है। उपयोगकर्ता स्प्लैश बॉज बांटते हैं, उद्धरण, मैं काफी संदेही हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इन प्रकार के अनुबंधों पर भरोसा नहीं है। मुझे लगता है कि वे उस कागज पर लिखे गए हैं जितना महत्व नहीं रखते। रेड बुल निश्चित रूप से 2025 में जो भी ड्राइवर चाहेंगे, उनके पास कई छेद होंगे। निश्चित है कि अल्फा टॉरी अगले साल नामांकित हो जाएगी, इसलिए यह अकेले ही इसे अमान्य कर सकता है। अद्यापि और यहाँ तक पहुँच गया। प्रशंसकों के पास हमेशा अपने अपने नजरिए होते हैं ना। आज के F1 के लिए जज्बा के एपिसोड के लिए यहाँ समाप्त होता है। हमने पिछले रेस की समीक्षा करने, ड्राइवर्स के प्रदर्शन पर चर्चा करने और बेशक फॉर्मूला 1 के बारे में कुछ मजेदार बंटर में शामिल होने का खूब आनंद लिया। हम आप सभी का धन्यवाद करना चाहेंगे जो हमारे साथ जुड़े और आने वाले एपिसोड को कभी न छोड़ेंगे, इसलिए सदस्यता लें और उस अधिसूचना घंटी को दबाएं। हमारे चैनल के बारे में अपने फॉर्मूला 1 प्रेमी दोस्तों और परिवार के बीच शब्द फैलाएं और हमें एक टिप्पणी छोड़ने के लिए एक क्षण निकालें। खासकर अगर यह पेरेज के बारे में एक मध्यवस्था संकट के बारे में टिप्पणी हो। यहाँ हमेशा हंसी के लिए खुले हैं। याद रखें, हम हर दिन एयर पर हैं। आपको जितनी फॉर्मूला 1 चैटर चाहिए वह सब प्रस्तुत करते हैं, और यह कहेंगे, हमारे पास आपके लिए कुछ रसीले विषय हैं जो लाइन में रखे गए हैं। हम आपके समय और समर्थन की सच्ची कदर करते हैं। आज आपका मेजबान बनना खुशी की बात थी
और हम इसे अगले एपिसोड में फिर से करने के लिए बेकरार हैं। और याद रखें दोस्तों, मेटल पर पेडल रखें, सड़क पर अपनी नजर बनाए रखें। हमारे चैनल की सामग्री पूरे सोने की है। अगली बार मिलते हैं।